नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि पता है दोस्तों आपको कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेके आते हैं। उससे रिलेटेड जो जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में चर्चा होती है और उस टॉपिक को जो हो हम अच्छी तरीके से फिनिश करते हैं। और इस टीएनसी बुलेट सीरीज की शुरुआत जो है वो हमने 1 जनवरी 2025 से की थी और 2025 में हमने आपको जो है वो एक गिफ्ट हैम्पर देने का वादा किया था कि हम जो हो पूरे साल रोज सुबह 7 बजे एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके पास में यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आएंगे। और इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है कि इसको हम कंटिन्यू जो है वो लगातार किए जा रहे हैं। दोस्तों सफलता जो है वो एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, ये चीज आपको बताया। एक साथ आप जो है वो पूरे मकान की ईंटों को आप नहीं उठा सकते या पहाड़ को आप एक दिन में जो है वो चढ़ नहीं सकते, लेकिन सीढ़ियां दर सीढ़ियां आप चढ़ोगे तो एक दिन आप शिखर पे जो है वो जरूर पहुंच जाओगे। 365 दिन अगर आप या 365 टॉपिक अगर आपको क्लियर करने के लिए कहा जाए तो उसको आप एक साथ कभी भी नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। कितनी भी कोशिश कर लो आप एक साथ नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर डेली आप एक एक छोटा छोटा टॉपिक लोगे दोस्तों तो 365 टॉपिक हमारे पास में जो है वो स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी दर सीढ़ी, आप 10 मंजिल पे आप सडनली नहीं जा सकते हो, लेकिन सीढ़ी दर सीढ़ी आप चढ़ोगे तो आप 10 क्या 20 मंजिल पे भी जो है वो पहुंच सकते हो। ठीक उसी तरीके से हमने लगातार जो है वो कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए हमने इस टीएनसी बुलेट सीरीज की जो है वो शुरुआत की है। और जिस तरीके से आपके रिस्पॉन्स आ रहे हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है ना। उससे बहुत ज़्यादा इंटरनली जो है वो एनर्जी मिलती है और मैं चाहता हूं कि आप और भी कोई इंप्रूवमेंट इस क्लास के अंदर जो चाहते हो वो आप बता सकते हो। टॉपिक हम सेलेक्ट करते हैं, उसका रीजन आपको पता ही है। हम दो जगह से जो है वो बेसिकली हमारे पास में रिसोर्सेज है जहां से हम टॉपिक सेलेक्ट करते हैं। पहला तो मैंने जो है पूरे 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो है वो लिस्ट बनाई, यानी कि जितने भी नोट सेट हैं, चाहे हमारे पास में पीजीआई चंडीगढ़ हो या फिर हमारे पास में सीएचओ हो, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सब के जो है वो हमने सबसे पहले क्या किया है कि टॉपिक सेलेक्ट किए हैं। उन टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद में हमने जो है पूरी पीडीएफ बनाई है। वो पीडीएफ आपके पास में होगी भी, इवन आप अगर यूट्यूब पे चाहोगे वहां पे मिल जाएगी, देन आप पर्सनल नंबर पे करोगे वहां पे मिल जाएगी, व्हाट्सएप पे करोगे वहां पे मिल जाएगी, टेलीग्राम पे बोलोगे वहां पे आपको जो है वो लिस्ट मिल जाएगी। उससे बाहर एग्जाम में जो है बहुत कम रेट टू रेट जो है वो क्वेश्चन आते हैं। तो एक तो क्वेश्चन हम वहां से टॉपिक जो है वहां से सेलेक्ट करते हैं। दूसरा हम करते हैं कि कोई बच्चे जो है वो दिक्कत आती है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में जो है बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। जैसे अभी कुछ दिन पहले जो है बच्चों ने ड्रग एंड डोज कैलकुलेशन के लिए कहा था, थोड़े दिन पहले जो है वेंटिलेटर के बारे में कहा था, ठीक है। कुछ बच्चों ने जो है जीटीपीएल के बारे में बताया था। अभी 5-7 दिन पहले हमने नॉन स्ट्रेस टेस्ट का पढ़ा था। तो बच्चों ने काफी ज्यादा जो है मैसेज किए कि सर आज से पहले नॉन स्ट्रेस टेस्ट कभी समझ में नहीं आया और आज इस तरीके से समझ में आया कि हम कभी भी नहीं भूलेंगे। तो अच्छी बात है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ या जो हम मेहनत कर रहे हैं वो अगर आपके पास में यूजफुल है तो इससे बड़ी चीज कुछ हो ही नहीं सकती है, ठीक है। तो यही चीज को हम लेके चलते हैं, यही हमारे पास में एम है कि हम जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसको हम कंटिन्यू करें। तो जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको आप जो है वो कमेंट बॉक्स पे जो है वो कह सकते हो। और किसी भी सब्जेक्ट का हो, जरूरी नहीं है कि वो फंडामेंटल का हो, मेडिकल सर्जिकल का हो, गायने का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप जो है वो कमेंट करके बता सकते हो, उसको हम ले लेंगे। हाँ, ध्यान रखने वाली चीज ये की है कि कुछ बच्चे जो है वो कमेंट करते हैं तो वो टॉपिक हमारे पास में जस्ट 1-2 दिन पहले ही फिनिश हुआ होता है, ठीक है। उसमें मैं मैसेज पे बोल भी देता हूं कि ये ऑलरेडी डन हो चुका है या इसको हम फिनिश कर चुके हैं। तो जब भी आप कमेंट करो एटलीस्ट जो है वो देख लो कि ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। उसके लिए आपको सबसे पहले जो है वो यूट्यूब के चैनल में जाना है, वहां पे प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाने के बाद में जो है वो हमारे पास में बुलेट सीरीज देखने को मिलेगी। वहां पे आप देख सकते हो कि जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो वो पहले हुआ है या नहीं है। अगर हुआ है तो आप वहां से कंप्लीट कर लीजिए, अगर नहीं हुआ है तो आप कमेंट कीजिए। मैं 100% उस टॉपिक को जैसे ही मौका मिलेगा उसको लेके आएंगे। तो ये तो था हमारे पास में बेसिकली बुलेट सीरीज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। अब आ जाते हैं हमारे पास में टॉपिक पे। आज का हमारे पास में टॉपिक है दोस्तों हेलमिच मैनेवर, ठीक है। जिस तरीके से हमारे पास में सीपीआर करते हैं वैसे ही हमारे पास में जो है वो हेलमिच मैनेवर करते हैं। क्वेश्चन आंसर की बात करें कि इससे जो है वो किस तरीके से क्वेश्चन आंसर निकल के आते हैं, तो दोस्तों इससे क्वेश्चन आंसर जो है वो 2 तरीके के निकल के आते हैं। पहला क्वेश्चन आंसर निकल के आता है इसके इमेज बेस पे, ठीक है। इमेज देके पूछ लेते हैं कि ये मैनेवर जो है वो कौन सा होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन निकल के आता है इसके प्रोसीजर से रिगार्डिंग कि ये क्यों किया जाता है, बच्चों में कैसे किया जाता है, प्रेग्नेंट लेडी में कैसे किया जाता है। जब हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा। जैसे अभी हम जो है वो नॉर्मल हेलमिच मैनेवर पढ़ेंगे कि इस तरीके से हम जो है वो एयरवे को क्लियर करते हैं, ठीक है।
देन उसके बाद कहोगे कि सर प्रेग्नेंट लेडी में कैसे करोगे, क्योंकि वहां पे तो बच्चा अंदर है, तो उसमें कैसे करोगे। तो क्वेश्चन आपके पास में अराइज जाएंगे, ठीक है, दिमाग में क्वेश्चन आएंगे, उस क्वेश्चनों को हम वहीं पे जो है वो शॉर्ट आउट करते हुए जो है वो आगे बढ़ेंगे और सारी चीज को जो है वो फिनिश करेंगे। यानी कि इसमें हम जो है वो क्वेश्चन की बात करें तो इसमें इमेज बेस पे और इसके प्रोसीजर से रिगार्डिंग जो है वो क्वेश्चन आएंगे। पढ़ेंगे हम क्या क्या, हम इमेज बेस्ड भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, देन प्रोसीजर भी हम पढ़ेंगे, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, बच्चों में कैसे करते हैं, एडल्ट में कैसे करते हैं, प्रेग्नेंट लेडी में कैसे करते हैं, मतलब ऑल ओवर पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो हम यहां पे लेंगे और इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन लेने से पहले मैं आपको इसके बारे में जो है वो बताता हूं कि ये जो हमारे पास में हेल्मिच मैनेवर जो है वो क्या होता है। तो दोस्तों हेल्मिच मैनेवर जो है वो हमारे पास में एक इमरजेंसी प्रोसीजर होता है। बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई पर्सन बेसिकली तो क्या होता है, खाना खा रहा है या कुछ भी काम कर रहा है, तो कोई भी पार्टिकल हमारे अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाए, ठीक है, खाना हम खा रहे हैं वो इसोफेगस में रहता है, अच्छी बात है, इसोफेगस में चला गया, स्टोमक में चला गया, उसका डाइजेशन हो गया, ठीक है। किसी भी कारणवश खाना खाते टाइम पे मान लो कफिंग आ गई या खाना खाते टाइम पे कुछ बोल रहे हैं, तो हमारे पास में एयरवे के अंदर जो है वो कोई चीज फंस गई है। बच्चे बेसिकली कोई एयरवे के अंदर जो है कुछ चीज फंसा लेते हैं, ठीक है। तो एयरवे के अंदर जो है वो हमारे पास में कोई चीज फंस चुकी है, जिसकी वजह से चोकिंग कंडीशन आ गई। चोकिंग इन द सेंस एयरवे ब्लॉक हो गया। एयरवे ब्लॉक हो गया तो आपने देखा होगा कि क्लाइंट जो है वो तड़पड़ाने लग जाता है, जिसको हम कहते हैं चोकिंग कंडीशन, क्योंकि क्लाइंट ब्रीथ नहीं कर रहा। तो उस एयरवे को क्लियर करने के लिए हम जो प्रोसीजर करते हैं उसको हम बोलते हैं हेल्मिच मैनेवर। अब वो प्रोसीजर हम कैसे करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, जोर से यहां पे जो है वो दबाते हैं और फोर्सफुली जो एयर है वो बाहर निकालने के लिए कोशिश करते हैं। अंदर तो जा नहीं सकती, क्योंकि अंदर तो चीजें और छोटी छोटी हो जाएगी। ब्रोंकाई इतनी बड़ी है, फिर उसके बाद और छोटी हो जाएगी, देन उसके बाद लोब्यूलर ब्रोंकाई हो जाएगी, फिर एल्वुलाई हो जाएगी, तो आगे तो छोटे छोटे रास्ते और चल जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो अंदर तो जा नहीं सकता। तो हम अंदर से ही फोर्सफुली जो है वो एयर को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, ताकि जो एयरवे में जो चीज अटकी हुई है उसको हम बाहर निकाल सके। ये हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड हेल्मिच मैनेवर। तो इसको हम लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास में एक दिमाग के अंदर एक इमेज क्लियर हो चुकी है कि ये क्या चीज होती है, क्लियर है, तो चलते हैं। तो द हेल्मिच मैनेवर इज एन इमरजेंसी टेक्निक, यानी कि इमरजेंसी टेक्निक है, तुरंत। ऐसा नहीं है कि ये प्रोसीजर कर रहे हैं कि चलो ठीक है आपको ये काम हो रहा है, चोकिंग हो रही है, हम खाना वाना खा के आते हैं, जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो है वो एक इमरजेंसी टेक्निक्स है, यूज टू रिमूव ए फॉरेन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पर्सन एयरवे, ठीक है। किस में काम में ली जाती है, यूज टू फॉरेन ऑब्जेक्ट, जो भी फॉरेन ऑब्जेक्ट है उसको जो है वो रिमूव करने के लिए, कहां पे, पर्सन के जो है वो एयर है उससे रिमूव करने के लिए, स्पेशली जो है वो ट्रेकिया व्हेन दे आर चोकिंग एंड कैन नॉट ब्रीथ। यानी कि कोई भी क्लाइंट है उसके एयरवे के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो है वो आ चुका है, जिसकी वजह से वो क्लाइंट जो है वो चोकी के अंदर चला गया या वो ब्रीथ नहीं कर सकता, तो उसको रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं दोस्तों हेल्मिच मैनेवर, क्लियर। इट इन्वॉल्व एब्डोमिनल थ्रस्ट टू फोर्स एयर फ्रॉम द लंग्स टू एक्सपेल द ऑब्जेक्ट कॉजिंग द ब्लॉकेज, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, हम एब्डोमिनल थ्रस्ट करते हैं। एब्डोमिनल थ्रस्ट इन द सेंस एब्डोमिनल पे यहां पे रख के, थोड़ा सा नहीं आ रहा, मैं थोड़ा ऊपर होता हूं, ये एब्डोमिनल पे आके जो हो फोर्सफुली हम कंप्रेस करते हैं, ताकि फोर्स एयर जो है वो लंग्स के द्वारा बाहर निकले और जिस ऑब्जेक्ट की वजह से भी एयरवे ब्लॉक हो चुका वो ऑब्जेक्ट जो है वो बाहर निकल जाए, ठीक है। एक साउथ की मूवी है, मूवी का नाम तो मुझे नहीं पता है, उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। एक्टर भी मुझे नहीं पता क्योंकि मैं मूवी वगैरह कम देखता हूं। उसमें क्या करता है कि वो क्लाइंट, वो एक्टर जो है वो एयरपोर्ट पे जा रहा होता है, सडनली वहां पे एक लेडीज कुछ खाना खा रही होती है, स्नैक्स वगैरह, तो सडनली वो चोकिंग हो जाती है क्योंकि उसके एयरवे के अंदर जो है वो पार्टिकल फंस जाता है, तो उसमें वो एयरवे जो है निकलता है। हालांकि वो हेल्मिच मैनेवर के द्वारा नहीं निकालता है, लेकिन वो जो चोकिंग वाली कंडीशन है वो वहां पे दिखाई गई है। तो वहां पे यही बताया गया है कि एयरवे के अंदर हमारे पास में ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो किस तरीके से हम जो है वो रिमूव कर सकते हैं, ये होगी इसकी डेफिनेशन। देन उसके बाद आता है हमारे पास में इंडिकेशन। क्या इंडिकेशन है जिसके अंदर जो है वो हम हेल्मिच मैनेवर जो है वो करते हैं, यूज्ड व्हेन ए पर्सन, कब, तो दोस्तों इसका बेसिकली जो है वो एन के प्रकार एक ही रीजन होता है, हालांकि उससे रिलेटेड और रीजन है, वो सेम टू सेम घूम फिर के वहीं पे जाएंगे। मेन रीजन है कि एयरवे जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका है, और स्पेशली कौन सा, जो हमारे पास में ट्रेकिया है वो एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका है, उस कंडीशन में हम जो है वो हेल्मिच मैनेवर जो है वो करते हैं।
यानी कि क्लाइंट जो है वो अगर चोकिंग कंडीशन में रहेगा, उस कंडीशन में हम करते हैं। ठीक है, चोकिंग कंडीशन में रहेगा तो कैन नॉट स्पीक, कफ एंड ब्रीथ। ठीक है, चोकिंग कंडीशन आती है तो क्लाइंट न तो बोल सकता है न खांस सकता है, अगर वो खांसेगा तो वो तो वैसे भी निकल जाएगा, न सांस ले सकता है क्योंकि वो तो ब्लॉक हो चुका है। तो इवन एक्चुअली होता क्या है, जब भी जैसे कोई क्लाइंट कुछ खाना खा रहा है, फॉरेन पार्टिकल जैसे चलाता है, आंखें यूं हो जाती है और वो यूं तड़पने लग जाता है। ठीक है ना, जैसे किसी चीज को गैप्स करने के लिए कर रहा है। ठीक है ना, बोल पा नहीं रहा, ऐसे ऐसे जो है वो करने लग जाता है। बेसिकली ये जो है वो हम देख सकते हैं। ठीक है, देन शो साइन ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के जो है वो शाइन करेगा। ठीक है, इसमें हमारे पास में क्लचिंग थ्रोट, टर्निंग ब्लू एंड गैप्सिंग साइलेंटली। ठीक है, उसमें हमारे पास में जो है क्लचिंग थ्रोट हो जाता है, देन उसके बाद धीरे धीरे क्लाइंट जो है ब्लू होने लग जाता है और गैस्पिंग में चला जाता है। साइलेंटली जो है क्लाइंट जो है वो गैस्पिंग में चला जाएगा। कुल मिला के जो है वो हेलमिच मैनेवर जो है वो हम करते हैं। हेलमिच मैनेवर जो है वो हम जो है बेसिकली चोकिंग कंडीशन में जो है वो किया जाता है। देन उसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी कि कब जो है वो हम हेलमिच मैनेवर नहीं कर सकते, क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है उसको हम ले लेते हैं। हालांकि वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी हम आगे पढ़ेंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन वैसे जो है वो प्रोसीजर के बाद में आना चाहिए, लेकिन मैंने प्रोसीजर से पहले क्यों लिया, ऐसा नहीं है कि ये जो हमने कॉन्ट्रा इंडिकेशन यहां पढ़ रहे हैं तो ऐसे ही हमने डाल दिया कि हमें तो पढ़ना है, जी नहीं। क्यों, क्योंकि कॉन्ट्रा इंडिकेशन उस पर्टिकुलर रीजन के हो सकते हैं। जैसे वन बाय वन करेंगे। नॉट यूज इन इन्फेंट, यानी कि जो इन्फेंट होते हैं। ठीक है, इन्फेंट कौन से होते हैं दोस्तों, 1 मंथ से लेके 1 ईयर का जो बच्चा होता है, 1 मंथ बोल दो या 28 डेज बोल दो, दोनों एक ही चीज है। 1 मंथ से लेके 1 ईयर का जो बच्चा है उसको हम बोलते हैं दोस्तों इन्फेंट। ठीक है, तो इन्फेंट में जो हो बेसिकली ये नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप कहोगे कि फिर इन्फेंट में क्या करोगे, अगर उसके अंदर एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो क्या उसको मरने के लिए छोड़ देते हैं, जी नहीं दोस्तों। उसके अंदर हम दूसरा प्रोसीजर करते हैं जिसको हम बोलते हैं बैक स्लैप एंड बैक चेस्ट थ्रस्ट। ठीक है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, यूज बैक स्लैप एंड चेस्ट थ्रस्ट जो है वो काम में लिया जाता है। क्लियर। सेकेंड आ जाता है यूज विथ कॉशन इन प्रेग्नेंट वुमन। ठीक है, अब प्रेग्नेंट वुमन उसमें एब्डोमिनल थ्रस्ट हम नहीं कर सकते, तो क्या प्रेग्नेंट वुमन हो चुकी है, ठीक है, या प्रेग्नेंट वुमन है, उसके अंदर अगर चोकिंग हो गया तो क्या उसको मरने के लिए छोड़ देंगे, जी नहीं। उसके अंदर हम जो है वो अलग तरीके से कर सकते हैं। उसमें हम एब्डोमिनल थ्रस्ट न करके हम क्या करते हैं दोस्तों, चेस्ट थ्रस्ट जो है वो दिया जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो गया। एंड अवॉइड इन अनकॉन्शियस इंडिविजुअल। ठीक है, क्लाइंट अगर अनकॉन्शियस है, ठीक है, तो उसमें हम नहीं कर सकते। उसमें हम सबसे पहले जो है वो सीपीआर करेंगे, देन उसके बाद जो है वो कुछ करेंगे। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन द सेंस कि जो हम हेलमिच मैनेवर पढ़ रहे हैं वो कौन कौन सी कंडीशन में नहीं कर सकते, उसका दूसरा रूप जो है वो हम करेंगे प्रेग्नेंट लेडी में, ठीक है, अनकॉन्शियस में और इन्फेंट में हम जो मैनेवर कर रहे हैं वो अलग तरीके से किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम उसमें कुछ भी नहीं करेंगे। तो 1 बाय 1 करके लेते हैं कि किस तरीके से और कौन कौन सी स्टेप है जिसमें हम करते हैं। ठीक है, तो स्टेप ऑफ हेलमिच मैनेवर। ठीक है, हेलमिच मैनेवर की अगर हम बात करें कौन कौन सी स्टेप है उसको हम लेते हैं। ये बेसिकली कॉन्शियस एडल्ट और चाइल्ड ओवर 1 ईयर। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो हमारे पास में हेलमिच मैनेवर है, ठीक है, हेमलिच मैनेवर है, वो हम जो है वो किस कंडीशन में करते हैं, तो कॉन्शियस एडल्ट है, यानी कि कॉन्शियस होना चाहिए, एडल्ट होना चाहिए और 1 साल से जो है वो ऊपर की एज होनी चाहिए, उसी में हम जो है वो करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। अब अगर अनकॉन्शियस होगा तो हम क्या करेंगे, और अगर 1 साल से बच्चा है तो हम क्या करेंगे, और नॉन प्रेग्नेंट लेडी, यहां पे एक वर्ड और ऐड कर देते हैं, नॉन प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट वाले में हम जो है वो अलग करते हैं। तो ये किस में कंडीशन में, कॉन्शियस एडल्ट होना चाहिए, 1 साल से बड़ा होना चाहिए और नॉन प्रेग्नेंट जो है वो लेडीज होनी चाहिए, उसमें हम जो है वो कर सकते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसकी स्टेप ले लेंगे। देन उसके बाद जो अलग कंडीशन है कि अगर 1 साल से छोटा बच्चा है तो हम क्या करेंगे, अनकॉन्शियस है तो हम तो क्या करेंगे, और प्रेग्नेंट लेडी है तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, आस्क द सिचुएशन। ठीक है ना, यानी कि सिचुएशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, कि जो भी क्लाइंट हुआ देन उसके बाद में वो इस तरीके से तड़पड़ा रहा है, तो उसके बाद में हम उससे पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, आर यू चोकिंग, यानी कि आपके गले में जो है वो कुछ फंस चुका है। अब उसके बाद में क्लाइंट जो है बोल नहीं सकता। ठीक है, ठीक है, इफ पर्सन नोट यस बट पुट स्पीक एंड कफ प्रोसीड। ठीक है, यानी कि कैन नॉट स्पीक कुछ नहीं कर सकता, न कफ कर सकता है। ठीक है, तो वो इशारा करेगा कि हाँ मैं चोकिंग हूं। देन उसके बाद क्या करेंगे, जस्ट आप स्टैंड बिहाइंड द पर्सन,
पर्सन के पीछे जाके खड़े हो जाएंगे, ठीक है, पर्सन के पीछे जाके खड़े हो जाएंगे। एंड रेप योर आर्म अराउंड द वेस्ट, यानी कि उसको पीछे से जाके जिस तरीके से हम पकड़ते हैं, पहले इमेज देख लो ताकि ये सारी चीज इस तरीके से, ठीक है, यानी कि इस तरीके से हम जो है वो पीछे जाके जो है वो खड़े हो जाएंगे, जिसको हम यहाँ पे जो है वो देख पा रहे हैं, ठीक है, इमेज आप देख रहे हो, इस तरीके से हम पीछे जाके जो है वो खड़े हो जाएंगे, ठीक है। ये चोकिंग की कंडीशन दिखाई रहा आपको इस तरीके से कि चोक हो चुका है, क्लियर। तो स्टैंड बिहाइंड द पर्सन, और उसकी आर्म को जो है पीछे वेस्ट से पकड़ लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मेक ए फिस्ट, मुट्ठी बांधेंगे, और मुट्ठी बांधने का तरीका ऐसे बांधेंगे, ठीक है, ये हमारे पास में फिस्ट है, ऐसे बांधेंगे ताकि हम अच्छे तरीके से जो है वो फोर्स लगा सके। ऐसे 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 नहीं करेंगे, ठीक है, इससे हमारे पास में मुट्ठी जो है वो नहीं बनेगी, उसे हम फिस्ट बनाएंगे। और उस फिस्ट को हम क्या करेंगे दोस्तों, यानी कि प्लेस द थंब साइड और फर्स्ट जस्ट अबाउट द नेवल, यानी कि बेली बटन बिलो द रिब्स केज, यानी कि जो हमारे पास में रिब्स केज है, ये जो हमारे पास में रिब्स केज है उससे जस्ट नीचे, और हमारे पास में जो बेली बटन है उससे जस्ट ऊपर, वहां पे उस ऐसे फिस्ट बनाएंगे, यहां पे रखेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, देन उसके बाद सबसे पहले ग्रैप्स योर फिस्ट इन योर अदर हैंड, सबसे पहले ये फिस्ट को ग्रैप्स कर लेंगे और यहां पे रखेंगे, ठीक है। देन क्विक एंड अपवार्ड थ्रस्ट, ऐसे करके ऐसे करेंगे, ठीक है, ऐसे अपवार्ड करेंगे तो जो भी चीज है वो बाहर निकलेगी, ठीक है, यानी कि गिव क्विक एंड अपवार्ड थ्रस्ट हम देंगे, ठीक है। देन पुल इनवर्ड एंड अपवर्ड शार्पली, ठीक है, कैसे करेंगे, हम पीछे जाके खड़े हैं, इनवर्ड करेंगे और अपवर्ड, ऐसे नहीं, ऐसे नीचे की साइड में नहीं करेंगे, यानी कि पीछे जाके खड़े होके इन साइड करेंगे और ऊपर की साइड करेंगे ऐसे, ठीक है, ताकि अंदर जो है वो प्रेशर बन सके एयर का, और जो भी हमारे पास में चोकिंग है वो एक्सपेल आउट से कर सके। रिपीट थ्रस्ट अंटिल द ऑब्जेक्ट इज एक्सपेल्ड और द पर्सन बिकम अनकॉन्शियस, ठीक है, और तब तक करेंगे ये प्रोसेस जब तक वो जो ऑब्जेक्ट था हमारे पास में अटका हुआ था, या तो वो बाहर नहीं निकल जाए या क्लाइंट बेहोश न हो जाए, तब तक ये प्रोसेस जो है वो हम करेंगे। अब क्लाइंट बेहोश नहीं है तभी तो हम उसके पीछे जाके खड़े हो चुके हैं, यानी कि कहने का मतलब है, शॉर्टकट में समझा देता हूं ताकि आपको देसी भाषा में अच्छे तरीके से समझ में आ सके, यानी कि जो हम हेमलिच मैनेवर कर रहे हैं उसकी 3 कंडीशन है। प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए लेडीज जेंट्स दोनों में कर सकते हैं, लेकिन प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, बच्चा नहीं होना चाहिए, बच्चा इन द सेंस 1 साल से छोटा, 2 साल का है, 3 साल का है तो हम कर सकते हैं। तीसरी चीज, क्लाइंट जो है वो कॉन्शियस होना चाहिए। इन कंडीशन अगर ये तीनों चीज है तो हम जो है वो हम हेलमिच मैनेवर जो है वो करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, जैसे क्लाइंट ने चोकिंग हुआ, यानी कि जो पार्टिकल है, फॉरेन पार्टिकल है, वो कहां पे चला गया दोस्तों, हमारे पास में ट्रेकिया के अंदर चला गया, तो हम जस्ट उस पर्सन के जाके पीछे, पहले तो हम उसको पूछेंगे आर यू चोकिंग, अगर वो इशारा करता है कि हाँ है, तो फिर हम जस्ट उसके पीछे जाके खड़े हो जाएंगे। पीछे जाके खड़े होने के बाद में जो है वो हम वेस्ट से पकड़ेंगे, देन उसके बाद हम फिस्ट बनाएंगे, इस तरीके से फिस्ट बनाएंगे। इस फिस्ट को जो है वो हम कहाँ रखेंगे, जो हमारे पास में रिब्स केज है उसके जस्ट नीचे, और जो बेली बटन है उसके जस्ट ऊपर के साइड में, यहाँ पे फिस्ट बनाएंगे और यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद इनवर्ड एंड अपवर्ड, इनवर्ड और अपवर्ड जो है वो थ्रस्ट करेंगे, जिसको हम एब्डोमिनल थ्रस्ट के नाम से भी जो है वो जानते हैं। जैसे ही थ्रस्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, अंदर जो है हमारे पास में प्रेशर क्रिएट होगा और क्लाइंट जो है वो कफिंग का काम करेगा और फॉरेन पार्टिकल बाहर निकल जाएगा। ये प्रोसीजर हम कब तक करेंगे, ये प्रोसीजर हम करेंगे दोस्तों जब तक या तो जो फॉरेन पार्टिकल है वो बाहर नहीं निकल जाए, या फिर क्लाइंट जो है वो अनकॉन्शियस न हो जाए, तब तक करेंगे। दोनों में से एक चीज पहले होगी, देन उसको हम जो है वो यहीं पे फिनिश कर देंगे। क्लियर है। देन उसके बाद ठीक है, अब देखो क्लाइंट या अब अगर हमारे पास में वो जो फॉरेन पार्टिकल है वो बाहर निकल गया तो अच्छी बात है, जो हमने प्रोसीजर किया वो फिनिश हो चुका है। अब दूसरी कंडीशन, अगर वो नहीं निकला और क्लाइंट अनकॉन्शियस में चला गया तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे दोस्तों, सीपीआर स्टार्ट करते हैं। अनकॉन्शियस क्लाइंट हो गया तो ठीक है, तो हम सीपीआर स्टार्ट करेंगे। ये हो गया। नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है हेलमिच मैनेवर इन इन्फेंट। हमने कंडीशन बताई थी कि हम इन्फेंट में नहीं करेंगे, यानी कि जो बच्चा 1 साल से छोटा है उसमें हम नहीं करेंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे, तो डू नॉट यूज ऑफ एब्डोमिनल थ्रस्ट इन इन्फेंट। बच्चों में जो है वो कभी भी एब्डोमिनल थ्रस्ट नहीं करेंगे अगर 1 साल से छोटा बच्चा है, क्योंकि उसके नाजुक है। आपने जैसे एब्डोमिनल थ्रस्ट किया आप सारी इंटेस्टाइन लीवर सबको डैमेज करके रख दोगे। तो उसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, उसमें हम टेक्निक यूज में लेते हैं, उसको हम बोलते हैं 5 बैक स्लैप फॉरवर्डेड 5 चेस्ट थ्रस्ट, यानी कि 5 जो है वो हम बैक स्लैप करेंगे और 5 जो है वो हम चेस्ट
थ्रेस करेंगे। अब चेस्ट थ्रेस और बैक स्लैप किस तरीके से करेंगे उसको मैं बताता हूं दोस्तों। ये जैसे हमारे पास में जो है वो इन्फेंट है, ठीक है, ये हमारे पास में क्या है दोस्तों, इन्फेंट है। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास में दोनों उंगलियां, ये इस माउथ को ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है, देन उसके बाद इसको ऐसे पकड़ेंगे। क्लियर हो गया, ये बच्चा है। देन सबसे पहले ये दोनों उंगलियां यहां तक रखेंगे माउथ के पास, ठीक है, और इसको यूं करेंगे। देन उसके बाद ऐसे बच्चे को हम ले लेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, लोअर साइड में रखेंगे, थोड़ा सा सिर नीचे की साइड में और पैर वाला हिस्सा जो है वो ऊपर की साइड में रखेंगे, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ये हो गया हमारे पास में पैरेलल, हम ऐसे रखेंगे। देन उसके बाद उसको बैक स्लैप करेंगे, ऐसे ऐसे हम क्या करेंगे, 5 बैक स्लैप करेंगे, ठीक है। और 5 बैक स्लैप के बाद में जो है वो हम चेस्ट थ्रस्ट करेंगे, यानी कि ऐसे जो है वो हम चेस्ट थ्रस्ट करेंगे। 5 बैक स्लैप और 5 जो है वो चेस्ट थ्रस्ट करेंगे। बैक स्लैप कैसे, ऐसे यहां पे पकड़ा, देन उसके बाद थोड़ा सा हेड लोअर साइड, ऐसे 5 बैक स्लैप, ठीक है, ताकि जो भी फॉरेन पार्टिकल है वो बाहर निकल जाए। और देन उसके बाद 5 जो है वो चेस्ट थ्रस्ट करेंगे, वो दोनों उंगलियों से जो है वो हम करेंगे। तो इस तरीके से हम जो है वो इन्फेंट में करेंगे। क्लियर हो गया, जो कि 1 साल से छोटा बच्चा है। यानी कि हमारे पास में स्टेप क्या आगे, देखो स्टेप आ गया हमारे पास में, होल्ड द इन्फेंट फेस डाउन ऑन योर फोर आर्म एंड हेड लोअर देन द बॉडी, जो मैंने आपको अभी जस्ट बता दिया था कैसे। यानी कि ये जो है हमारे पास में इस तरीके से होल्ड ऑन करेंगे और हेड को जो है वो बॉडी से लोअर करेंगे। देन गिव 5 फ्राइम बैक स्लैप ब्लो बिटवीन द शोल्डर ब्लेड, ठीक है, 5 जो है वो बैक स्लैप करेंगे। ऐसा नहीं कि आप यूं यूं कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है, फ्राइम करना है। और कहां पे करेंगे, जो शोल्डर ब्लेड है, ये दोनों शोल्डर है, ठीक है, ये दोनों शोल्डर है, इनके बीच में करेंगे ऐसे। ऐसा नहीं आप पेट पे बटक्स पे कर रहे हो या फिर कमर पे कर रहे हो, नहीं, आपको जस्ट जो है वो शोल्डर की जो दोनों ब्लेड है, दोनों शोल्डर है, उसके बीच में करोगे इस तरीके से। और 5 जो है वो जेंटल थ्रस्ट करोगे, ठीक है, 5 फ्राइम बैक ब्लो करेंगे शोल्डर ब्लेड के अंदर। एंड टर्न द इन्फेंट फेस अप, देन टर्न अप कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 5 चेस्ट का क्रेशन करेंगे यूजिंग 2 फिंगर, ठीक है, जस्ट बिलो द निप्पल लाइन। ये जो हमारे पास में निप्पल लाइन है उससे जस्ट बिलो की साइड में, लोअर साइड में। और 5 जो है वो चेस्ट थ्रस्ट करेंगे और वो हम करेंगे 2 फिंगर से ऐसे, ठीक है। यानी कि गिव 5 चेस्ट कंप्रेशन यूजिंग 2 फिंगर जस्ट बिलो द निप्पल लाइन, यानी कि जो निप्पल लाइन है, CPR में हम निप्पल लाइन पे करते हैं, यहाँ पे हम जो है वो जो पार्टिकल है उसको बाहर निकालने के लिए, इसलिए हमने जस्ट जो है वो निप्पल लाइन को नीचे लिया है, ठीक है। देन रिपीट अंटिल द ऑब्जेक्ट इज डिस्लॉयड एंड बेबी स्टार्ट ब्रीदिंग, और ये तब तक करेंगे जब तक कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह से या तो हट ना जाए और बेबी जो है वो ब्रीदिंग स्टार्ट न कर दे, तब तक ये जो है वो हम कार्य करेंगे। समझ में आ गया, पहले हमने एडल्ट का देखा, अभी हमने जो है वो इन्फेंट का देखा। क्लियर, इन्फेंट में कैसे करेंगे, फेस डाउन करके रखेंगे, लोअर साइड में रखेंगे। देन उसके बाद 5 जो हो फ्राइम बैक स्लैप देंगे, शोल्डर ब्लेड के बीच में 5 देंगे। देन उसके बाद टर्न ऑफ करेंगे। देन उसके बाद हमारे पास में जो लिप्पन लाइन है उससे जस्ट नीचे, और 5 जो है वो हम चेस्ट कंप्रेशन देंगे। और ये कार्य हम तब तक करेंगे जब तक बच्चा नॉर्मल ब्रीदिंग ना स्टार्ट कर दे। ये देखो, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया था। 5 जो है वो ब्लो करेंगे, बैक ब्लो, एंड देन 5 जो है वो चेस्ट थ्रस्ट जो है वो हम करेंगे। मैंने बिल्कुल आपको इससे भी अच्छी 3D इमेज में जो है वो बता दिया है। लास्ट आ जाता है हमारे पास में कि जो हम हेमलिच मैनेवर कर रहे हैं तो प्रेग्नेंट वुमेन में या ओबेस पेशेंट में किस तरीके से करेंगे। चलो, ओबेस पेशेंट में तो क्या होता है, अगर बहुत ज्यादा ओबेस है तो उसमें हम किस तरीके से करेंगे, या जो प्रेग्नेंट लेडी है उसमें हम जो है वो क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास में कॉन्ट्राइंडिकेशन आ गया था कि जो हमारे पास में हेमलिच मैनेवर है वो हम प्रेग्नेंट लेडी में नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि एब्डोमिनल थ्रस्ट करोगे तो बच्चा अंदर, जो पेट के अंदर जो है वो बच्चा है वो डैमेज हो सकता है, या वो जो है वो उसको नुकसान हो सकता है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम दोस्तों बेसिकली जो है वो जो एब्डोमिनल थ्रस्ट कर रहे थे वो एब्डोमिनल थ्रस्ट न करके हम चेस्ट थ्रस्ट करेंगे, ठीक है। यानी कि यूज चेस्ट थ्रस्ट इंस्टेंट ऑफ एब्डोमिनल थ्रस्ट, यानी कि उसमें तो हम एब्डोमिनल पे प्रेशर डाल के जो है वो थ्रस्ट कर रहे थे, यहां पे हम एब्डोमिनल पे नहीं करेंगे। जस्ट एक ही चीज आपको चेंज करनी है, वो करनी है हमारे पास में कि हम चेस्ट पे जो है वो स्टर्नम पे डाल के, सेंटर ऑफ स्टर्नम पे डाल के फिर हम अपवर्ड और इनवर्ड लेंगे। प्लेस द हैंड एट सेंटर ऑफ द चेस्ट, जो हमारे पास में चेस्ट का बिल्कुल सेंटर है वहां पे हम करेंगे स्टर्नम पे। देन उसके बाद परफॉर्म 5 क्विक थ्रस्ट स्ट्रेट बैक, ठीक है, वो हम जो है वो करेंगे। ये बेसिकली जो है वो हम प्रेग्नेंट लेडी के अंदर करेंगे, जो कि हमारे पास में कॉन्ट्रा इंडिकेशन था। तभी तो अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि प्रेग्नेंट लेडी में हम हेमलिच मैनेवर ऐसे नहीं करेंगे, वो ऐसे करेंगे। तो समझ में आ गया।
तीनों चीजों को रख दिया। ये देखो, ये यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडी है और यहाँ पे आप देख रहे हो बिल्कुल स्टर्नम है, चेस्ट है, स्टर्नम है, तो यहाँ पे पकड़ के जो है वो हम जो है वो हेलमिच मैन्योवर देंगे। तो तीनों कंडीशन मैंने आपको बता दी। जो नॉर्मल एडल्ट है, 1 साल से बड़ा है और कॉन्शियस है, नॉन प्रेग्नेंट है, उसमें हम कैसे करेंगे वो चीज बता दी मैंने आपको। उसमें हम जो है वो बेसिकली पहले पूछेंगे कि चोकिंग है या नहीं है। ये सारी चीजें पूछने के बाद हम उसके पीछे बैक साइड में जाएंगे, उसने कहा था है, देन उसके बाद पीछे बैक साइड में जाएंगे, सपोर्ट देंगे, पीछे हम फिस्ट बनाएंगे जो हमारे पास में जो केज है उसके जस्ट नीचे और जो बेली बटन है उसके जस्ट ऊपर। देन उसके बाद इनवर्ड एंड अपवर्ड तरीके से जो है वो एब्डोमिनल थ्रस्ट देंगे। तब तक देंगे जब तक या तो फॉरेन पार्टिकल बाहर नहीं निकल जाए या क्लाइंट जो है वो अनकॉन्शियस ना हो जाए, तब तक हम देंगे। देन सेकंड वाले में कि हमने सेकंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या था हमारे पास में कि हम इन्फेंट में नहीं देते, यानी कि जिसमें 1 साल का छोटा बच्चा है उसमें हम नहीं देते। तो उसमें हम क्या करेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। तो उसमें हम सबसे पहले जो है वो बच्चे को हमारे पास में लोअर साइड में रखेंगे। इस तरीके से मैंने आपको बताया था, इस तरीके से पिन पॉइंट करके लोअर साइड में रखेंगे, हेड नीचे की साइड में रखेंगे। 5 जो है वो बैक स्लैप देंगे जेंटल, ठीक है, और दोनों जो हमारे पास में शोल्डर ब्लेड है उनके बीच में देंगे। 5 स्लैप देने के बाद में जो हम क्लाइंट को अपवर्ड कर लेंगे, ठीक है, ऊपर की साइड में ले लेंगे। देन उसके बाद जो स्टर्नल की लाइन है उससे जस्ट नीचे की साइड में लेके 5 जो है वो चेस्ट कंप्रेशन करेंगे। और ये कार्य तब तक करेंगे जब तक कि चोकिंग कंडीशन जो है वो इंप्रूव नहीं हो जाती है या बच्चा नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं कर लेता। तीसरी कंडीशन है कि प्रेग्नेंट कंडीशन, प्रेग्नेंट लेडी में हम क्या करेंगे, तो प्रेग्नेंट लेडी में हमारे पास में वही चोकिंग वाली है, उसमें एब्डोमिनल थ्रस्ट की बजाय हम चेस्ट थ्रस्ट करेंगे। बाकी सेम प्रोसेस रहेगी, वही पीछे की साइड में खड़ा होना, वही हम जो है वो स्टर्नम पे बिल्कुल बीच में लेके जो है वो इनसाइड लेंगे। देन चोकिंग को जो है वो रिमूव करेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन आ गई। अब लास्ट कंडीशन आ जाती है, इफ विक्टिम बिकम अनकॉन्शियस, ठीक है। अब ये तो थी हमारे पास में कॉन्शियस हो, ये सारी चीजें हो, आपने ये टेस्ट किया। अब दोनों चीज हो सकती है। दोनों चीज क्या, एक तो हमने जो है वो क्लाइंट पहले से ही अनकॉन्शियस हो चुका है, ठीक है। दूसरा क्या हुआ कि आपने हेमरेज मैन्योवर एब्डोमिनल वाला भी कर दिया है, ठीक है। करने के बाद में भी क्लाइंट जो है वो हमारे पास में फॉरेन पार्टिकल नहीं निकला है और क्लाइंट अनकॉन्शियस हो चुका है। हमने यही तो कहा कि तब तक करेंगे जब तक या तो क्लाइंट जो है वो नॉर्मल ब्रीदिंग ना कर सके, ठीक है, या फिर जो है वो जब तक बेहोश ना हो जाए, अनकॉन्शियस ना हो जाए। तो मान के चलिए अगर निकल गया तो अच्छी बात है, नहीं निकला तो फिर बेहोश ही होगा। ऐसे बच्चों में जब तक नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं आती है तब तक हम जो है वो करेंगे, अगर नहीं आई तो फिर वो अनकॉन्शियस ही होगा। ऐसे प्रेग्नेंट लेडी में तो अगर क्लाइंट अनकॉन्शियस हो जाए तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले जेंटली लोअर देम ऑन द फ्लोर, यानी कि उसको नॉर्मल जो है वो फ्लोर पे लेटा देंगे। एंड कॉल फॉर हेल्प एक्टिवेटेड इमरजेंसी रिस्पॉन्स, ठीक है। इमरजेंसी नंबर पे डायल करके जो है वो आप इमरजेंसी के लिए जो है वो रिस्पॉन्स को एक्टिवेटेड करोगे। देन आपका क्या काम हो जाएगा, स्टार्ट सीपीआर। सीपीआर को जो है वो आप स्टार्ट करोगे। एंड चेक माउथ फॉर ऑब्स्ट्रक्शन बिफोर द ब्रीथ। सबसे पहले माउथ के अंदर तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो चुका, ऐसा नहीं हो कि कोई चीज निकल गई और वो माउथ के अंदर ही अटकी हुई है। तो सबसे पहले जो है वो माउथ को चेक करेंगे कि कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो नहीं है। देन उसके बाद जो है वो ब्रीदिंग स्टार्ट करेंगे। देन कंटिन्यूअस चेस्ट कंप्रेशन एंड चेक फॉर डिसऑलजमेंट द ऑब्जेक्ट। कंटिन्यूअस जो हो चेस्ट कंप्रेशन करेंगे जब तक कि हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह से ना हट जाए, तब तक वो कार्य करेंगे। तो ये हमारे पास में हेलमिच मैन्योवर के सारे प्रोसीजर जो हो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। अब उसके बाद आता है हमारे पास में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि इस हेलमिच मैन्योवर के अंदर हमारे पास में नर्सिंग की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सारे प्रोसीजर आई थिंक बहुत अच्छी तरीके से आप जो है वो समझ चुके हो। अब ले लेते हैं इसमें हमारे पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले आते हैं हमारे पास में रिकॉग्नाइज साइन ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन क्विकली, ठीक है। यानी कि सबसे पहले आप रिकॉग्नाइज करोगे। आपको रिकॉग्नाइज करने में ही जो है वो 2 घंटे लग गए या आपने 10 मिनट खराब कर दी तो वैसे क्लाइंट अनकॉन्शियस में चला जाएगा। क्विक रिस्पॉन्स की ये चोकिंग वाला कंडीशन वाली है, चोकिंग हो रहा है तो क्विक रिस्पॉन्स दोगे। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है उसका क्विकली जो है वो रिकॉग्नाइज करोगे। देन उसके बाद परफॉर्म हेलमिच मैन्योवर कंटिन्यूअसली एंड करेक्टली, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे कि जो हेलमिच मैन्योवर है उसको कंटिन्यूअसली एंड कॉन्फिडेंटली जो है वो आप करेक्टली करोगे। देन कॉल फॉर इमरजेंसी मेडिकल हेल्प इफ नीडेड, ठीक है। जैसे आपको लगे देन आप इमीडिएटली जो है मेडिकल हेल्प को जो है वो कॉल करोगे। देन मॉनिटर द पेशेंट पोस्ट इंटरवेंशन, वॉच फॉर इंजुरी स्पेशली इफ सीपीआर और थ्रस्ट वर
यूज, ठीक है। देन उसके बाद अगर फॉरेन पार्टिकल निकल चुका है तो पोस्ट इंटरवेंशन में भी आप जो है ध्यान रखोगे कि आपने जो एब्डोमिनल थ्रस्ट दिया था या आपने जो स्लेप दिया था या जो सीपीआर दिया था उसकी वजह से कोई इंजरी या कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ चुके हैं। नेक्स्ट, प्रोवाइड ऑक्सीजन थेरेपी इफ नीडेड आफ्टर द एयरवे क्लियर, ठीक है। एयरवे क्लियर हो चुका है, क्लियर होने के बाद में अगर आपको लगता है कि SpO2 लेवल अभी भी डिक्रीज है या क्लाइंट जो है वो साइनोसिस की कंडीशन में है, क्लाइंट अगर साइनोसिस की क्लाइंट में, अब कितनी देर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ वो तो उस पर डिपेंड करेगा, तो क्लाइंट कोई साइनोसिस की कंडीशन में नहीं है तो अगर या फिर आपको लगे कि कैसे भी करके जो है वो उसको ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं है तो उसको आप आइडेंटिफाई करोगे। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट द इंसिडेंस प्रॉपरली इफ पेशेंट रिकॉर्ड, ठीक है। और उसमें अगर हॉस्पिटल के अंदर हुआ है तो पेशेंट के रिकॉर्ड के अंदर जो हो प्रॉपरली इसको डॉक्यूमेंट करोगे, अगर बाहर हुआ है तो उसका तो हम जो है वो क्या ही कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कॉम्प्लिकेशन। हालांकि कॉम्प्लिकेशन जो हो बहुत रेयर होते हैं लेकिन फिर भी जो है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। पहला कॉम्प्लिकेशन हो सकता है रिब फ्रैक्चर। अगर मान के चलिए कि जिसको चोकिंग हो रहा है वो बिल्कुल दुबला पतला आदमी है, ठीक है, और जो उसको एब्डोमिनल थ्रस्ट दे रहा है या जिसको हेमलिच मैनेवर दे रहा है वो बिल्कुल बलिष्ठ है, तो वो जो है वो जोर जोर से देगा तो हो सकता है उसके बेचारे की रिब्स ही टूट जाए, ठीक है। तो ये बहुत रेयर केस में होता है। बाकी नेक्स्ट, इंटरनल ऑर्गन इंजरी इफ परफॉर्म टू फोर्सफुली, ठीक है। अगर आपने एब्डोमिनल थ्रस्ट दिया है, ठीक है, नॉर्मली जेंटल तरीके से दोगे तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया है तो लीवर वगैरह या स्टोमक जो है वो इंटरनल ऑर्गन जो है वो डैमेज हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, वोमिटिंग और एस्पिरेशन, ठीक है। क्लाइंट मान लो अनकॉन्शियस कंडीशन में चला जाएगा, ठीक है, या चला गया है, तो उसमें हमारे पास में हम जो भी कर रहे हैं या जो फॉरेन पार्टिकल निकला है, ठीक है, तो उसमें वोमिटिंग या एस्पिरेशन के जो है वो चांसेस हो सकते हैं। हालांकि इसके जो भी कॉम्प्लिकेशन है वो बहुत रेयर केस में जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। फाइनली हम ले लेते हैं दोस्तों आज की क्लास का समरी में हमने क्या कहा था दोस्तों, समरी में आ गया हमारे पास में कि जो हम हेमलिच मैनेवर पढ़ रहे हैं, तो हेमलिच मैनेवर जो है वो हमारे पास में सबसे पहली चीज, हेमलिच मैनेवर किसको परफॉर्म करते हैं, एडल्ट होना चाहिए क्लाइंट, कॉन्शियस होना चाहिए और 1 साल से ऊपर का होना चाहिए और नॉन प्रेग्नेंट होना चाहिए। उसमें हम एब्डोमिनल थ्रस्ट देते हैं जिसको हम रियली जो है वो हेमलिच मैनेवर के नाम से जो है वो जानते हैं। इन्फेंट के अंदर हम क्या करते हैं, इन्फेंट के अंदर हम 5 बैक स्लैप देते हैं एंड 5 चेस्ट थ्रस्ट देते हैं, क्लियर। देन प्रेग्नेंट या ओबेज में हम क्या करते हैं दोस्तों, एब्डोमिनल थ्रस्ट की जगह हम चेस्ट थ्रस्ट देते हैं। और अगर क्लाइंट अनकॉन्शियस है तो उसमें हम जो है वो CPR और एयरवे को जो है वो चेक करते हैं, साथ के साथ जो है मेडिकल हेल्प के लिए जो है वो कॉल करते हैं, क्लियर है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जो क्वेश्चन जिस तरीके से पूछे जाते हैं उन सबको हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है। आई होप क्लास आपको जो हो पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास आप क्या पढ़ना चाहते हो उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हो और क्लास में क्या इंप्रूवमेंट चाहते हो उसके बारे में भी आप बता सकते हो। तो दोस्तों इसी तरीके से जो है वो हमारे पास में ये चीज़ चलती रहेगी, हम आगे बढ़ते रहेंगे। इसी के साथ अलविदा लेते हैं। कौन सी क्लास कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो उसके बारे में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।